मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान के सारे वजीर आजम गद्दार थे? क्या एक भी मुहब्बे वतन नहीं था? किसी को भी मफर नहीं है? और क्या सारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुहब्बे वतन थे? उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इस मुल्क में मादरे मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया। और जिन लोगों ने यहाँ जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया बेचे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहाँ पे सल्यूट मारे गए। मैं रेलवे को ठीक करके गया, मेरे बाद आने वालों ने मेरी 5 साल की मेहनत 5 महीने में तबाह कर दी। मैंने जेल में फैसला किया था कि मैं हूं तो राइटिस्ट, लेकिन आइंदा पॉलिटिक्स लेफ्ट पे आके करूंगा। दहाइयों से ये बातें हम जमात के अंदर करते हैं, पर अब मैं मजबूर हो गया हूं कि बातें जमात के बाहर भी करूं। मैं पहली बार 1982 में जेल में गया। मैं एमए कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था और पीपल्स पार्टी का डाई हार्ट मुखालिफ। जाहिर है मेरे अंदर तलखी थी, कड़वाहट थी। लेकिन जब मैं जेल गया तो मैंने वहां पीपल्स पार्टी के कारकुनों को देखा। किसी ने पैम्फलेट लिखा था, कोई आमरीत को ललकार रहा था, कोई जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाता था। 10-10, 20-20 साल की कैद काट रहे थे। कुछ कोड़े खा के वहां आराम से रहते थे और उनकी पेशानी पे कोई शिकन नहीं थी। मेरे नजरियात बदलना शुरू हुए, मेरी तलखी और नफरत में कमी आने लगी और मैंने महसूस किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और मुस्तफ़ा कर की फस्तायत का इंतकाम या बदला उनकी औलाद, उनकी जमात या उनके कारकुनों से नहीं लिया जा सकता। ये नाइंसाफ़ी होगी। मेरे अजीजों, 50 साल से ऊपर के सियासी सफर के बाद, जिसमें कम से कम 14 बार मैं जेल गया हूं, जब हुकूमत बदलती है मैंने जेल जाना होता है। सलमान साहब भी कभी कभी जाते हैं, इस बार फिर बड़ी लंबी जेल उन्होंने काटी मेरे साथ, पहले भी काटते रहे। और मुख्तलिफ अदवार देखने के बाद और अपने हाथ से लड़ाई लड़ने के बाद, और जो लड़ाई लड़ी अपने तालिब इल्मी के दौर में, उस लड़ाई के बाद, उनसे दोस्ती के बाद, मैं ये समझता हूँ कि लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद और ताकत का इस्तेमाल रियासत को आगे लेके नहीं जा सकता। बदकिस्मती से, मैं आज चंद मिनट लूँगा, बदकिस्मती से क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमारे बाबाए कौम हमसे बिछड़ गए। हिंदुस्तान के बाबाए कौम 19 साल जिंदा रहे। वहाँ जमहूरियत आ गई, वहाँ जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी जर्नैलों का गठजोड़ नहीं बना। यहाँ वो गठजोड़ बना और फिर कभी नहीं टूटा। जो सियासी जमातें अवाम ने बनाई उन्हें पजीराई नहीं मिली। जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई उनको ताकत दी, कभी ताकत दी, कभी उनको बनाया, कभी गिराया, और ये खेल चलता रहा। इस मुल्क में मादरे मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया। और जिन लोगों ने यहाँ जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया बेचे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहाँ पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई और जब कोई डिक्टेटर गया पीछे उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान के सारे वजीर आजम गद्दार थे? क्या एक भी मुहब्बे वतन नहीं था? किसी को भी मफर नहीं है? और क्या सारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुहब्बे वतन थे?
उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इसकी बुनियाद जमहूरियत पे रखी थी। पाकिस्तान गुरीला वॉरफेयर के जरिए हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान वोट की ताकत से हासिल किया गया। यही वजह है कि जमहूरियत हमारे खमीर में मौजूद है। हमसे जमहूरियत छीनी जाती है, हम फिर जमहूरियत पे वापस आ जाते हैं। हमारे जमहूरी लीडरों ने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ऐसे कारनामे के सर पीटने को दिल करता है। लेकिन ये कौम इसके बावजूद जमहूरियत से मायूस नहीं हुई है, दीदा दानिस्ता इसे मायूस करने की कोशिश की गई है। कभी जागीरदारों को लीडर बनाया गया, कभी सनतकारों और सरमायादारों को लीडरी दी गई, कभी सेलिब्रिटीज को लीडरी दी गई। पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आने वालों को दबाया गया, किसी भी जमात के लोग थे वो। आज नतीजा आपके सामने। मेरे अजीजों, मुझे आज ये कहना है, मैं अव्वल आखिर मुस्लिम लीगी हूँ और मुझे मुस्लिम लीगी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सौ से बड़ा और पुराना मुस्लिम लीगी हूँ। मैंने तो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का फॉर्म नवंबर 1981 में भरा था, 81 नवंबर में फॉर्म भरा था और आज तक अपनी जमात में ही हूँ। अपनी रविश और अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, लेकिन असूलों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भला मुझे आखिरी जेल में, ये जो पिछली जेल थी पता नहीं आखिरी या आगे क्या है, इस जेल में बेचने वालों का इन्होंने बड़ी नेकी की। बड़े अरसे से मुझे सोचने का मौका नहीं मिला था, टाइम ही नहीं था, इतनी फास्ट लाइफ गुजरी। जेल में बड़ा टाइम था, मैंने बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि रेलवे को ठीक करना ये अब मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं रेलवे को ठीक करके गया, मेरे बाद आने वालों ने मेरी 5 साल की मेहनत 5 महीने में तबाह कर दी। मैंने जेल में फैसला किया था कि मैं हूँ तो राइटिस्ट, लेकिन आइंदा पॉलिटिक्स लेफ्ट पे आके करूँगा। मैं एक मजहबी आदमी हूँ, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करूँगा। जो बातें अब मैं बाहर करता हूँ, ये बातें मैं जमात की मीटिंग्स में हमेशा करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये पता, गवाह इस बात के। दहाइयों से ये बातें हम जमात के अंदर करते हैं, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि बातें जमात के बाहर भी करूँ। मज़े की बात यह है, अभी मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा आपको। ये जो इलेक्शन था, जो मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं तो जेल में सोच के आया था कि जब बाहर जाएंगे कभी तो नफरत और इंतकाम को दफन कर देंगे। और मैं जिस दिन कैंप जेल से निकला था, उसी दिन मैंने बाहर निकलता ये कहा था कि जिन्होंने मुझे कैद किया उनसे नफरत का रिश्ता नहीं है और इंतकाम नहीं लूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा था कि बाकी लोग भी इस बात को सुने, क्योंकि नफरत और इंतकाम की बुनियाद पर रियासतें आगे नहीं बढ़ती, चलती नहीं है, बिखर जाती हैं। तो जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था, मेरे हल्के के पर्स से उड़ा दिए गए। कुछ मेहरबानी जनरल फैज हमीद ने की थी, जो कसर उन्होंने छोड़ी थी वो बाद में पूरी हो गई। मेरी नेशनल जो कौमी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके 4 टुकड़े किए गए। मेरे मुकाबले में मजहबी जमातों के उम्मीदवारों को लाके खड़ा किया गया, मैं सब देख रहा था, लेकिन मैंने इसे माइंड नहीं किया, क्योंकि इत्तफाकन जो साहब या जो 2-3 लोग चाहते थे कि मैं असेंबली में ना जाऊं, उनका और मेरा एजेंडा तकरीबन एक था। वो भी चाहते थे कि मैं कौमी असेंबली में ना जाऊं, और मेरी भी दिलचस्पी पहले वाली नहीं थी। मैं असेंबलियों का हाल देख चुका था, 3 बार सूबाई असेंबली और 4 बार कौमी असेंबली में जाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि असेंबलियां तो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। जब आप असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, वो असेंबली क्या रिजल्ट देगी? वो निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रह जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों का वोट की ताकत पर एतमाद बार बार मजरूह हो रहा है, इसे मजरूह होने से बचाया जाए। हम पहले पीटीआई को समझाते थे, उन्हें समझ नहीं आती थी, वो में रगड़ा लगाने पे तुले हुए थे। आप तकारीर उठा लें, हर तकरीर में मैं उनको कहता था, ये कंबल, तुम कंबल को छोड़ोगे, कंबल नहीं छोड़ेगा तुम्हें। उन्हें समझ ही नहीं आती थी, वो मानने सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे।
उन्होंने कहा नहीं, अपने मुखालफिन को रगड़ा दो, इनके सर कलम करो, इनको सजाएं दो, इन पर हेरोइन डाल दो, इनको करप्शन के झूठे मुकदमात में रखे दो, नवाज शरीफ को न मिलने दो उनकी अहलिया से, उनकी बेटी को उनकी मौजूदगी में गिरफ्तार करके मेंटल टॉर्चर करो, शहबाज शरीफ को रगड़ा दो, हमारी सारी पार्टी को रगड़ा लगा। हम उन्हें कहते थे ये रगड़ा एक दिन खत्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से उनकी बारी आ गई। मुझ जैसे लोग उस बारी पे कोई खुश नहीं है। जब किसी को सजा होती है राइटली रॉन्गली, मुझे कोई खुशी नहीं होती। हमने कभी बगलें नहीं बजाई, मगर मैं उन लोगों पे हैरान होता हूँ जो पिछले दौर में हमारी सजाओं और हमारी गिरफ्तारियों के ऐलान करते थे, बगले बजाते थे। आज वो जिनके साथ थे उनकी गिरफ्तारियों और सजाओं पे बगले बजाते हैं। उनसे ज़्यादा बेहया कोई सुरुए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ, मगर वो हैं क्योंकि वो सर्विस करने के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। उनकी जीरो बर्थ है। वो खुद खड़े हो जाएं, बल्दियाती इलेक्शन जीत नहीं सकते। उन्हें ईवानों में पहुंचा दिया जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई नेशनल असेंबली में चला जाता है। यार ये कोई तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मेरे अजीजों, इसमें कोई शक नहीं। मैं लियाकत बलोच साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और दोस्तों ने भी। लेकिन एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सीनियर तरीन लीडर होने के बावजूद उन्होंने जो बात की, इसमें कोई शक नहीं कि बुनियानुल मरसूस के नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे फौजी अफसरान ने, हमारे जवानों ने कमाल किया और 6 गुना बड़े ताकतवर दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इज्जत बनी पाकिस्तान की दुनिया में। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद यह दूसरा मौका था जब दुनिया में पाकिस्तानी सर उठाकर चलने के काबिल हो गए। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की अनथक मेहनत थी कि उसके नतीजे में पाकिस्तान जो दिवालिया होने के करीब था वो दिवालिया होने से बचा। इसमें भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत स्ट्रेक पे लगाई, कोई माने ना माने, लेकिन हमने अपनी सियासत दांव पे लगाई और हम रियासत को बचाने के लिए खड़े हो गए। यहां तक बात ठीक है, यहां तक बात ठीक है।